लिए एक बार फिर से हमें अरेंजमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जैसे हमने आपको बताया था कि एक टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपको एलिमेंट जैसे दे दिया ए और बी और उसका परसेंटेज दे देगा और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पता रहेगा और एवरेज मास निकालने को बोलेगा, जिसमें हम 2 क्वेश्चन आप लोग करवाए हैं ना। और दूसरा टाइप क्या होगा कि मिक्सचर दे दिया, इसका एवरेज मास दे देगा। क्या दे देगा? इसका एवरेज मास दे देगा। जरा गौर करिएगा, फिर से समझाते हैं। इसका एवरेज मास दे देगा, एवरेज मास, माना कि एवरेज मास दे दिया m एवरेज, ठीक है। और इसका मान लीजिए कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास m1 दिया है और इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है? m2। ये हो गया x%। तो हम मान लेंगे कि इस मिक्सचर में जिसका एवरेज मास m एवरेज है और इसका एटॉमिक मास m1 और इसका एटॉमिक मास m2 है, तो इस मिक्सचर में हम मानेंगे कि a x% मौजूद है तो b कितना हो जाएगा? 100 माइनस x% हो जाएगा। बोलिए। तो और फॉर्मूला वही रहेगा, देखिए, एवरेज मास इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल, ठीक है। टोटल मास, एवरेज मास इसका हमको मिल गया है m एवरेज, और टोटल मास कैसे निकलेगा? तो जितना परसेंटेज दिया है ना उसमें इसके एटॉमिक मास से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में अगर मान लीजिए कि ये 20% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 20 के संख्या में ये है। अगर 100 एटम हम लेंगे इस दोनों का मिला करके तो उसमें 20 एटम ए का होगा और 20 एटम ए का होगा और 80 एटम किसका होगा? बी का हो जाएगा। यही ना परसेंटेज होता है। परसेंटेज का मतलब 100 में खेल होता है। तो ये जो x% है ना, इसको हम लोग परसेंट बाई मोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? परसेंट बाई मोल, यानी मोल बोला जाता है उसको। तो एक का मास m1 है तो x मोल का मास कितना हो जाएगा? x इंटू m1 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा m2 मास है और ये हो जाएगा 100, तो m2 इंटू 100 माइनस x, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब इसका क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 100 m एवरेज और ये आ जाएगा आपका x m1 प्लस 100 m2 माइनस कितना हो जाएगा? बोलिए। ये माइनस x m1 ना, माइनस x सॉरी m2 माइनस x m2। अब ये 100 वाले को इधर ला दीजिए और 100 को कॉमन कर लीजिए तो 100 बाहर निकल गया तो ये हो गया m एवरेज, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा m2। आई देखिए x को कॉमन कर लीजिए तो m1 माइनस क्या बच गया? m2। इसलिए x इक्वल टू 100 इंटू m एवरेज माइनस m2 बाई m1 माइनस m2। देखिए तो ये हो गया कि नहीं हो गया? यही हम बताए थे पिछले क्लास में, इसी पर हम लोग को क्वेश्चन करना है। लिख लीजिए जल्दी, जो लिखे फटाफट, हम क्वेश्चन लिखते हैं। सब लोग तो लिख के लिया होगा ना। लिख लिया है आप लोग? बेटा है बेटा ना, तो मिटाते हैं इधर और क्वेश्चन लिखते हैं। मतलब हम ये दोबारा समझा दिए ताकि याद आ जाए। फिर लिखे लगा नहीं ना, वो दोबारा नहीं लिखेंगे।
चलो तो लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाफट। क्वेश्चन है बहुत सारा क्वेश्चन। गैलियम, गैलियम का नाम सुना है ना सब लोग? गैलियम इज फाउंड, गैलियम इज फाउंड इन टू स्टेबल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कौन कौन आइसोटोप है? तो गैलियम 31 69 एंड गैलियम 31 71, ये है। द एवरेज एटॉमिक मास of gallium is 69.72. Then calculate the percent abundance of each component, समझे तो? यानी गैलियम का दो आइसोटोप है, स्टेबल आइसोटोप जो नेचर में पाया जाता है, गैलियम 69 और गैलियम 71, और इसका एवरेज मास दिया हुआ है। आप परसेंटेज पूछा है, फॉर्मूला घुसा दीजिए, बन जाएगा, ना जाएगा। सिंपल काम करना है, सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, हम बता देते हैं फिर दूसरा बनेगा। एवरेज मास, सीधा एवरेज मास, सीधा फॉर्मूला पर आइए, मेन फॉर्मूला जो है उस पे आइए। एवरेज मास इज इक्वल टू, तो टोटल आइसोटोपिक मास, दोनों आइसोटोप ही है जी, टोटल आइसोटोपिक मास बाय टोटल मोल्स, अब हम मान लिए, अभी ने बताया था ऐसे करना है कि गैलियम यहाँ पर 69 और प्लस गैलियम 71, दो आइसोटोप है, इन दोनों का एवरेज मास आपको दिया है कितना, 69.72 दे रखा है। तो मान लीजिए ना कि इसका परसेंट x है, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें रख दीजिए एवरेज मास, यहाँ रख दीजिए कितना, 69.72, यहाँ टोटल मास निकालना है तो 69 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 71 इंटू 100 माइनस एक्स, और नेट जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा। इसको इधर गुना करिए लाके, तो ये हो जाएगा 100 से गुना होगा तो इतना हो जाएगा, और ये हो गया 69x प्लस 7100 माइनस 71x। बोलिए, अब यहाँ से आप इसको इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 71x माइनस 69x, ये हो गया 7100 माइनस कितना हो गया देख लीजिए, अब घटाइए, ये कितना हो जाएगा, 70 का 2 हो जाएगा ना, ये 2x, और ये घटा कर तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 128 है ना, 128, तो यहाँ से x निकल गया, फिर तो इसलिए x इक्वल टू 128 बटे 2, ये 2 छक 12 और 2 चौक 8, ये 64% आ गया, यानी 69 वाला आ गया 64%, और रेस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, 64 घटा दीजिए, मतलब 36% हो जाएगा। तो देख लीजिए ये x आ गया 64% और ये आ गया आपका कितना, 36%। नहीं जल्दी फटाफट,
सीधा फॉर्मूला पर अटैक करिए, जो फॉर्मूला है ना मेन वाला, ये वाला, इस पर अटैक करिए, बन जाएगा। समझ में आया? जल्दी नोट करिए, जल्दी फटाफट, फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं, तब फिर और आगे बढ़ेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा इसमें, बहुत चीज पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा है इसके ऊपर वाला, ताकि हम क्वेश्चन लिखते रहे तो आप लोग बैठना नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है क्लोरीन is found in two stable isotopes Cl1735 and Cl1737 the average atomic mass of chlorine is 35.5, then calculate the percent abundance of each component मैंने तो बड़ा पार्ट, फिर वही सेम टू सेम है कि नहीं है? बस यहाँ पर गैलियम था, यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब एक ही बात। यहाँ पर आप लिख दीजिए Cl1735 और यहाँ हो गया Cl1737। इसका एवरेज मास दे दिया है 35.5। मान लिया कि ये x है तो E 100 माइनस x हो गया। ठीक है, बाकी सब सॉल्व कर लीजिए। बाकी वही काम है, 35.5 आई हो जाएगा 35x प्लस 37 100 माइनस x बाई 100। धीरे धीरे ये हो जाएगा 3550, 100 से गुना हो जाएगा तब आई हो गया 35x प्लस 3700 माइनस 37x, ये हो जाएगा 37x माइनस 35x आई 3700 माइनस 3550 है ना। तो ये हो जाएगा 150 ना, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 150, इसलिए x इक्वल टू आ गया 150/2, 75% आ गया। यानी ये जो होगा ना 35 वाला 75% होगा और ये 37 वाला का कितना हो जाएगा
25% हो गया। बात होना है, क्लियर हुआ? कोई समस्या इसमें? तुम लोग व्यवस्था है। क्लियर? ऊपर मिटा इसको क्वेश्चन। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे नया। हेडिंग हम लोग डालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। ये मिटाए बोलिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। चलिए अब यहाँ सब लोग ध्यान से देखिए और इस कॉन्सेप्ट को एक बार में क्लियर कीजिए। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को एक बार में क्लियर कर लेना है। देखिए किसी भी कंपाउंड में हमने आपको शुरू के क्लास में बताया था कि जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। बताए थे ना, लिखे थे हम कि जब दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं, तब मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है हेटेरो एटॉमिक। अब इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? होमो एटॉमिक का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सेम एलिमेंट के एटम में जुड़ जाए, बॉन्ड बना ले, तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाता है। और जब दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ जाए तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। बताए थे ना। और हमने वहां पर लिखा था कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जबकि हेटेरो में लिखा था कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल में किसी एटम का क्या परसेंटेज है ये कैसे निकाला जाएगा? जैसे मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O में आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन कितना परसेंट मौजूद है और ऑक्सीजन कितना परसेंट मौजूद है, पूछा जा सकता है ना। और वो दो तरीका से पूछा सकता है, एक बाईमोल मेथड से और एक बाई मास मेथड से। बात क्लियर हुआ? तो वही हेडिंग हमने डलवाया है कि किसी कंपाउंड में एटम का क्या परसेंटेज होगा वो कैसे निकालेंगे,
यही चीज इस हेडिंग के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। और ये दो तरीके से बताएंगे, मोल मेथड अलग होगा और मास मेथड अलग होगा। बात क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलिए ध्यान दीजिए। इधर हम यहाँ पर इसको दो भाग में हमने ऐसे बांट दिया। एक तरफ हम लिखते हैं मोल मेथड, क्या लिखते हैं? मोल मेथड। और दूसरे तरफ हम लिखते हैं मास मेथड। मास मेथड एक बार में क्लियर होना चाहिए, मोल मेथड और मास मेथड। मोल मेथड और मास मेथड। एक कॉमन एग्जांपल हम उठाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वो एग्जांपल है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहा जाता है ना? ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहा जाएगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है। दोनों एक दूसरे का आइसोमर होता है। जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो दोनों का स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, दिखाई देगा। बात समझ? तो ये जो है, आप इसको जो बोल ले, ग्लूकोज बोल ले चाहे फ्रक्टोज बोल ले, लेकिन ग्लूकोज हम लोग सुनते सुनते उसका आदी हो गए हैं, है ना? इसीलिए ग्लूकोज अच्छा लगता है, फ्रक्टोज सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा सुनते नहीं है। दुकान पर जाते हैं हम लोग खरीदते तो ग्लूकोज का डिब्बा मिलता है ना, खरीद कर लाते हैं, पानी में घोल कर पीते हैं, पेट खराब होता है कि नहीं? तो ग्लूकोज सुनते सुनते आदत हो गया, खैर हम लोग ग्लूकोज ही बोलते हैं इसको। क्या तो ग्लूकोज हमने लिया C6H12O6, यानी सुक्रोज का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिएगा, चीनी को पानी में डालिएगा तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है ना? ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो लेबोरोटेटरी होता है। दो टर्म आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी, है ना? मतलब एक लाइट होता है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको कहा जाता है। जब उस लाइट को आप ग्लूकोज से पास कराइएगा तो वो उसको क्लॉकवाइज बेंड कर देता है, अगर फ्रक्टोज से पास कराइएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज उसको बेंड करता है। तो जो क्लॉकवाइज बेंड किया वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज किया वो लेबोरोटेटरी कहा जाता है। खैर वो दुनिया अलग है, जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो उसके बारे में बहुत चर्चा पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग यहाँ बात करते हैं, हमको मेन मुद्दा है कि इस ग्लूकोज में जो तीन टाइप का एटम दिखाई दे रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज कितना होगा, मोल मेथड से भी और मास मेथड से। तो मोल मेथड बिल्कुल आसान है, ध्यान देना। अगर यहाँ पूछा जाए कि परसेंटेज बाय मोल ऑफ कार्बन, परसेंटेज बाय मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन देखो मोल का बात हो रहा है, परसेंटेज बाय मोल ऑफ कार्बन, तो इसमें इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन का कितना संख्या है, कार्बन एटम का 6 है कि नहीं है, तो 6 लिख देंगे। अब बाय टोटल एटम से भाग देंगे, टोटल कितना है 6, 12, 18, 6 कितना 24, नहीं हो गया? यानी 24 से भाग देंगे इनटू 100। ये देखो 6 चौका 24 और 4 25 से 100, तो इसको 25 चौका 100 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट आ गया, 6 चौका 24 और 4 25 100, 25% आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 25% आ गया। देखो कितना परसेंट आ गया, 25%। ये बाय मोल है, बाय मास अलग आएगा। अब देखिए परसेंटेज बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 12/24 गुना 100, 12 दूना 24, 2 50 से 100, कितना प्रतिशत आ गया, 50% हाइड्रोजन मौजूद है। फिर परसेंटेज बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो 6/24 गुना 100 होगा, ये भी कितना परसेंट आया, 25%। यानी मोल मेथड बिल्कुल आसान है कि नहीं है, लेकिन मास मेथड भी आसान है, बस करना ये होगा कि तुमको यहाँ पर इसका मोलेक्यूलर मास वाले निकालना होगा।
तो मॉलिक्यूलर मास इसका निकालो कितना होगा। बहुत तुम लोग पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। तो टोटल एटॉमिक मास, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करो, जोड़ो। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और कार्बन का संख्या है 6, तो 12 6 72, 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12। ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है 6, तो 6 96, कितना हो गया। अभी जोड़ेंगे तो कितना 100, नहीं आ गया। अब यहाँ पर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वार्षक 72 और टोटल मास कितना इंटू 100, 18 चौक 72, कितना प्रतिशत आया 40%। ये बाई मास है और बाई मोल है। दूसरा परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो बोलो 12/180 इंटू 100, बोलो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो 3 चौक 12, मतलब 6 गुना 12, 36 18, ये हो गया। यानी 20/3, मतलब कितना 3 6 18, 3 6 18, देखो तो 6.67% आ गया। अब परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 96/180 गुना 100, ये कितना आया देखो तो कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16, इन 3 बार में कटेगा, 3 तिया के 9 और 16 48, ये आपका हो जाएगा 160/3, भाग देंगे 3 5 15, 3 तिया 9, फिर ये 3, मतलब परसेंट आ जाएगा 3% हो जाएगा। पहले नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके फटाफट नोट करिए, नोट करो, मुंह क्या रखा है, जल्दी नोट करो।
हो गया। बात क्लियर है ना सर? यही चीज दुनिया के हर एक कंपाउंड में यूज किया जाएगा। अगर मास मेथड से मतलब परसेंटेज बाई मास बोले तभी निकाल सकते हो, परसेंटेज बाई मोल बोले तभी निकाल सकते हो, ठीक ना? और दोनों ही आगे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये दोनों चीजें आएंगी। जैसे ही हम इंपेरिकल मोलेकुलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला का बात करेंगे तुमको ये चीज दिखाई देगा। अभी दो क्वेश्चन कराएंगे, जो एक जेई में पूछा हुआ है और एक नीट में पूछा हुआ है, एकदम इसी टॉपिक से। सोच सकता हूँ इतना बेसिक चीज से नीट और जेई क्वेश्चन करता है, और ये सब चीज अगर आपको नहीं पता रहेगा हो गया। बेटा है देखिए सब लोग पूरा बेटा ना, देखो क्वेश्चन फटाफट जेई में पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। क्वेश्चन है रेड कलर्ड कंपाउंड, रेड कलर्ड कंपाउंड हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन present in blood, present in blood contains 0.355% आयरन, जिसका एटॉमिक मास 56 है। If 4 atoms of iron are present per molecule of hemoglobin, its molecular mass would be, molecular mass क्या होगा इसका? क्वेश्चन में है हेमोग्लोबिन का नाम सब लोग सुना है, ये रेड कलर का कंपाउंड है जो ब्लड में मौजूद होता है। देखते हैं कि जब ब्लड का कमी हो जाता है आदमी के अंदर तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है ना, या वैसा दवा यूज किया जाता है जो ब्लड लेवल में हेमोग्लोबिन के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। खास करके महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का हेमोग्लोबिन का गिरना बहुत ज्यादा ये दिखाई देता है, तो वहाँ पे डॉक्टर जो है वो हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक बहुत महंगा दवा का यूज करती है, जिसको एक जब चढ़ाया जाता है तो उसका कीमत 3938 रुपया। तो वो चीजें आपको दिखाई है। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ये ब्लड के अंदर मौजूद है जो रेड कलर का कंपाउंड है, और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को आयरन का गोली दिया जाता है ताकि उसके अंदर आयरन का भी कमी न हो। ठीक है, तो आयरन उसमें एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन का एटम मौजूद होता है, और हेमोग्लोबिन का अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर आप बहुत मतलब कि जायंट स्ट्रक्चर होता है, उसका मोलिकुलर मास बहुत भारी भरकम आएगा, हजारों में आता है। तो उसको आप ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है, आप उसको आप देख सकते हैं नेट से डाउनलोड करके कैसा मॉलिक्यूल है ना।
तो उस हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, और आयरन कितना होता है एक हेमोग्लोबिन में? 4। बात समझ में आया? और आयरन का एटॉमिक मास तो सबको पता है 56 होता है। तो बोला गया है कि ये जो आयरन का परसेंटेज बाई मास है वो कितना है? 0.355% है। तो बताइए कि हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वही फॉर्मूला आ गया, देख लो फटाफट इधर, यही फॉर्मूला सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, यानी परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन हेमोग्लोबिन, इन हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ आयरन बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन, यही ना लिखेंगे? अरे बोलो। तो टोटल मास ऑफ आयरन, आयरन कै गो है? 4 गो, और एक आयरन का मास कितना? 56। तो टोटल मास आयरन का हो गया हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास हमको पता नहीं है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन यही निकालना है। इनटू 100 करेंगे ना परसेंटेज है तब। ई तो तुमको दिया है यहाँ पे, देख लो 0.355, और ये कितना हो जाएगा? ये बोलो, ये हो जाएगा 6 के 24 के 4 2 5 के 20 2 22 224। इसको लिख दिए एम हेमोग्लोबिन। एम हेमोग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन। इसलिए एम हेमोग्लोबिन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इक्वल टू बोलो 224 गुना 100 अब बाई कितना? 0.355 गुना भाग करो जल्दी फटाफट, इसका गुना भाग करो, याद आएगा 63,098। कितना आएगा? 63,098। देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूलर मास आया, यानी उससे तय हो गया कि हेमोग्लोबिन एक जायंट मॉलिक्यूल्स है, विशालकाय मॉलिक्यूल्स है। तो बात क्लियर है सबको? कहीं पर भी हम कुछ भी यूज किए, सेम जो चीज पढ़ाए वही यूज हुआ कि नहीं हुआ? बस डाटा को तुमको पहचानना होगा, क्वेश्चन को पढ़ के एनालिसिस करना होगा कि कौन सा थ्योरी लगाएं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थ्योरी पढ़ना जितना आसान काम है ना, उसका एप्लीकेशन उतना ही मुश्किल होता है। और जो बंदा एप्लीकेशन करना सीख गया, समझ लो कि दुनिया का हर एक एग्जाम उसके मुट्ठी में होगा। और जब भी कोई व्यक्ति एक लेवल पर पहुंच जाता है ना, तो वो हर एक एग्जाम को ही क्वालिफाई करने लगता है। जनरली तुम देखना है, जनरल जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी इस सब का जो तैयारी करता है, और जब उसका तैयारी भरपूर हो जाता है, तो वो एक बार में अगर 10 को फॉर्म भरता है ना, तो 10 में उसका जॉब हो जाता है। अब तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये जॉब हम करें तो कौन वाला। तो समझ, एक लेवल तक पहुंचना होगा, और उस लेवल को जिस दिन पहुंच जाओगे ना, उस दिन तुम मेडिकल और इंजीनियरिंग का जितना भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम में तुम क्वालिफाई कर। पहले होता था क्या, अब तो नीट हो गया तो एक हो गया ना, पहले स्टेट का अलग एग्जाम होता था, जैसे बिहार का बीसीसी होता था एग्जाम, एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट अलग होता था, एम्स का अलग होता था, बीएचयू का अलग होता था, एमयू का अलग होता था, वर्धा मेडिकल का अलग होता था, तो उस जिपमर का अलग होता था, एएफएमसी का अलग होता था। उस समय स्टूडेंट जो है 10-15 को फॉर्म भरता था सब, और अगर जिसका तैयारी अच्छा हो गया रहता था ना, उस सब में क्वालिफाई कर जाता था। अब उसको चुनना रहता था कि हम बीएचयू में जाएं, कि हम पीएमसीएच में जाएं, कि हम एएफएमसी में जाएं, कि हम जिपमर में जाएं, कि एम्स में जाएं। वैसा सिचुएशन आ जाता था। लेकिन सबसे टफेस्ट कॉलेज
एम्स बना रहता है ना। लोगों का इच्छा होता है कि हम एम्स में जाए, वो भी एम्स पटना नहीं, एम्स दिल्ली, है ना। और एफएमसी बहुत अच्छा है, जैसे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पूना में है, भारत में एक ही वो है। और वहां पे अगर तुम एमबीबीएस वहां से अगर करते हो तो तुमको फौज में तुमको वर्क करना होगा, 10 साल कम से कम आपको फौज में काम करना होगा। बात समझ? तो फौज में जो डॉक्टर सब होता है वो सब एफएमसी से ही पढ़ा हुआ होता है। बात समझ? तो ये सारा चीज है, लिख लिए इसको। तो एक और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, ए कंपाउंड having a compound having the formula देखो एक बड़ा सा फॉर्मूला लिख रहा है, Br3C6H3 फिर है C3H8 होल N contains 10.46% bromine by mass. The value of N is, ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन है इसका ए नंबर 45, बी नंबर 40, सी नंबर 54 और डी नंबर 50। अब वही बात फिर है, परसेंटेज बाय मास ब्रोमीन का दिया हुआ है और मॉलिक्यूल का आप निकालिए। ब्रोमीन का 80 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है 80। तो आप एक चीज ध्यान दे दो, Br3C6H3C3H8 होल N, इसका मोलेकुलर मास निकालना है। पहले इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तब ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना 80, तब 3 ब्रोमीन है तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24 240 प्लस कार्बन का एक एटम का मास 12 तो 6 का 5 6 72, हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 हाइड्रोजन तो 3 है, प्लस ये अंदर वाला जो ब्रैकेट में भारतीय 36 और 36 से 8 कितना होगा 44 हो जाएगा ना, इनटू n मतलब ये 44 n हो गया। अब इस सबको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और ये हो जाएगा कितना 7 4 11 और 2 और 1 3 315 प्लस 44 n हो जाएगा। बोलिए तो मोलेकुलर मास कितना आ गया इसका 315 प्लस 44 n हो गया। अरे बोलो जल्दी। तो अब यहाँ पर इस कंपाउंड में फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज बाय मास ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज बाय मास ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन तो तीन है वो है, तो यह 8 3 के 24 240 हो गया और टोटल मोलेकुलर मास 315 प्लस 44 n इनटू 100। आई देखो परसेंटेज बाय मास दिया है क्वेश्चन में 10.46 दिया है ना, और ये हो गया 240 बाई 315 प्लस 44 n इनटू 100। इसी को सॉल्व करना तो है, जल्दी सॉल्व करिए इसको फटाफट और n निकालना है, यही n आपको निकाल देना। अब केवल कैलकुलेशन है इसमें। ये हो गया 315 प्लस 44 n इधर ला दिए, ये हो गया 240 गुना 100 अब बाई
10.46। जल्दी इसका कैलकुलेशन करके बताइए तो 315 प्लस 44 n इक्वल टू कितना आएगा? दस दो 480 में भाग दिए तो यह क्या देखिए 2294.455। तो अब क्या करना है 44 n इक्वल टू घटा दीजिए इसमें से 2294.455 माइनस 315, इसलिए n इक्वल टू ये आपका आ गया कितना 19,709.455 अब 2244 से भाग दीजिए। अब इसमें भाग दिए 44 से ये 45 आ जाएगा जी। मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा 45। हो गया अभी क्लास में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बता दिया जाए इसको। आप लोग जरा सा C12H22O11 में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बाई मोल और परसेंटेज बाई मास दोनों निकालिए तो फटाफट जल्दी जल्दी वाइट का मुंह लग रहा है बनाओ जल्दी। पहले परसेंटेज बाई मोल निकाल दिया जाए। परसेंटेज बाई मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 12 बाई जोड़िए तो 2 2 4 1 5 और 2 2 4 45 ना
इंटू 100 क्या 5 नवा 45 अब 5 बीसे 100 3 तिया 9 और 3 चौके 12 यानी 80 बटे कितना 3 आएगा। और भाई परसेंटेज बाई मोल निकालने के लिए जितना संख्या कार्बन का इसमें है ना उसमें आप भाग दीजिए टोटल संख्या से। टोटल एटम का संख्या तो 45 होगा, गिनिए 12 प्लस 22 प्लस 11 45 हो जाएगा। अब गुना 100 कर दीजिए, काट कूट करिए, आंसर है। अब यहाँ पर परसेंटेज बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 22 है, तो 22 बटे 45 गुना 100 करें 5 नवा 45 अब 5 बीसे 100 हो गया। ये हो जाएगा 0 और 2 दूनी का 4 2 का 4 बाई 9 इतना। फिर परसेंटेज बाई मोल ऑफ ऑक्सीजन 11 बाई 45 गुना 100 5 नवा 45 अब 5 बीसे 100 11 गुना 22 220 बाई 9 है ना। इस सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो बार बार 44 144 तो कार्बन ही हो गया प्लस 22 ये कितना हो जाएगा 16 11 है 16 11 176 सबको जोड़िए कितना आया 6 4 10 12 342 आ रहा है क्या देखो तो 342 हो गया। तो परसेंटेज अब यहाँ पर परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन तो ये हो जाएगा 144 बाई 342 गुना 100 कैलकुलेशन कर लीजिए। परसेंटेज बाई मास ऑफ हाइड्रोजन तो 22 बाई 342 गुना 100 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो एक ही होता है। परसेंटेज बाई मास ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा 176 बाई 342 गुना 100 फटाफट सॉल्व करिए। 80 भागे 3 ये आ जाएगा आपका 26.67 440 भागे 9 ये हो जाएगा 48.89 220 भागे 9 24.44 सब परसेंट आया ये मोल है। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा 144 भाग दिए 342 से ये हो जाएगा 42.1%। बाईस भागे 342 ये आ जाएगा 6.433%। 176 342
ये हो जाएगा 51.462%। मोल मेथड से भी बता दिए और मास मेथड से। ये बात क्लियर हो गया सब? हो गया क्लियर? अब एक नया हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, एक टर्म हम लोग समझेंगे, उस टर्म का यूज होता है, ठीक ना? मतलब वो टर्म अगर कहीं लिखा रहे तो आपको ये ना पता चले कि ये है क्या, है ना? इसीलिए उस टर्म से परिचय करना जरूरी है। चलिए मिटाएं इसको पूरा, हेडिंग डालिएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, फिर कॉमा देता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयनिक मास और ग्राम आयन, ये हम लोग हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए हम यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, एटॉमिक मास of any element, atomic mass of any element in gram, atomic mass of any element in gram is called, atomic mass of any element in gram is called gram atomic mass और ग्राम एटम। सिंपल बात, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में यदि आप ग्राम लगा दीजिएगा तो उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम बोलते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल ये है, हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। अगर हम लिख दिए ना, इसका मतलब क्या हो गया? यही है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ध्यान रखिएगा, अगर हम लिख दिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम, इसका मतलब है कि यही है ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। बात समझ आया? देखो यहाँ पर 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है, ये मत समझना कि 1 ग्राम एटम, ये देखो हाइफन लिखा हुआ है, हाइफन के आ जाने से
इसका मतलब कुछ और हो गया। अगर ऐसे हम लिख देते 1 ग्राम एटम, इसका मतलब कितना होता, 1 ग्राम होता। लेकिन अगर बीच में यहाँ हाइफन आ गया ना, तो इसका मतलब हो गया 1 ग्राम एटम। पढ़ने में अंतर आएगा। नॉर्मल अगर लिखा रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम एटम। अगर ऐसे लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम एटम। और 1 ग्राम एटम जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। बात समझ? तो उस दिन हम लिखवाए थे, शुरू में बताया था तुम लोगों को कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास में तुम ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो देखो, तो ये इसी को ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम एटम कहेंगे, और वही कितना के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। बात समझ आया? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कितना के बराबर हो गया, तो ये हो गया इक्वल टू 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। ये 1 मोल एटम ऑफ सोडियम के बराबर है। नोट कीजिए जल्दी फटाफट। फिर यहाँ लिख देते हैं molecular mass of any compound, molecular mass of any compound in gram is called gram molecular mass। ग्राम मोलेकुलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोलेकुलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। इसी को अब एग्जांपल लिख दिए हम यहाँ पे। molecular mass of sodium, sorry, molecular mass of sulfuric acid H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम लिख दिए। तो ये 98 ग्राम, इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राम मोलेक्युलर मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, और यही बराबर होगा किसके, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। नोट करिए जल्दी फटाफट। हो गया?
बेटा है लिख रहा है इतना स्लो लिखता है यहाँ से जाने के बाद क्या ये हाल है ये हाल बा हो ऐसे में लिख दो कैसे काम चलेगा इतना धीरे धीरे लिखवा कैसे काम चली चलो देखा देखा है ना देखा अब लिखते हैं आयनिक मास of any radical ionic mass of any radical in gram ionic mass of any radical in gram is called gram ionic mass और ग्राम आयन ionic mass of any radical in gram is called gram ionic mass or gram ion. Example: ionic mass of NH4 plus ammonium ion. Ionic mass of ammonium ion is equal to 18 ग्राम. तो ये हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे ग्राम आयनिक मास और 1 ग्राम आयन और 1 ग्राम आयन और 1 ग्राम आयन ऑफ NH4 प्लस और यही बराबर है किसके, तो 1 मोल आयंस ऑफ अमोनियम NH4 प्लस. तो जल्दी हो गया. क्लियर बेटा. अब देखो यहाँ पे तीनों चीज में हम कुछ बताते हैं. समझ रहा है, एग्जाम्पल करेंगे. यहाँ लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम. ठीक है, यहाँ लिखते हैं सीधा है लिखते हैं ग्राम आयनिक मास और ग्राम आयन. लिखते हैं ग्राम मोलिकुलर लिखना है.
ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। और यहां लिखते हैं ग्राम आयनिक मास और ग्राम आयन। जब मिटाना है तो नहीं मिटेगा। पहले सब लोग समझेगा क्या? हम यहाँ लिखते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू कितना होगा? 23 ग्राम होगा ना? 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितना? 23 ग्राम। और ये किसके बराबर हो गया? 1 मोल के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब लिखे 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मतलब कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। मतलब कितना मोल? 2 मोल। होगा कि नहीं होगा? अगर हम लिखे 3 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो कितना हो जाएगा? बोलो 69 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा ना? इतना 9 3 में 6 ये कितना मोल हो जाएगा? 3 मोल। यानी सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स दोनों एक ही चीज है। बात सुना है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल क्या है? सेम चीज है। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास। और यही जो होगा नंबर ऑफ मोल्स भी होगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ मोल्स। यानी एक चीज सीख गए हम लोग कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और कोई वेट दिया हुआ रहे तो उस वेट में उस एटम के एटॉमिक मास से अगर भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ बात? अब इसमें आइए, यहां लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम होगा। और ये कितना के बराबर हो गया? 1 मोल के। फिर लिखते हैं 2 ग्राम मॉलिक्यूलर 2 ग्राम मॉलिक्यूल ना MOLEC मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब कितना हो जाएगा? 36 ग्राम ना? मतलब कितना मोल? 2 मोल्स। अगर हम लिख दिए 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो ये कितना आ जाएगा? 54 ना? 54 ग्राम मतलब कितना मोल? 3 मोल्स। यानी सिंपल बात फिर यही करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स is equal to given mass in gram by
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको, और यही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और फिर आते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं 1 ग्राम आयन ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 18 ग्राम, मतलब कितना मोल? 1 मोल। 2 ग्राम आयन ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 36 ग्राम, माने कि 2 मोल्स। 3 ग्राम आयन ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 54 ग्राम, 3 मोल्स। तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम आयंस is equal to given mass in gram by ग्राम आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास। और यही जो है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। नोट पे जल्दी फटाफट। बाद मेरे पास है
हो गया। इस बोर्ड क्वालिटी की खासियत है कि अगर अंधेरा भी रहे तो पढ़ाई हो जाए। क्या बस तुम लोग खाली लिखने के लिखना है। तो लाइट अगर नहीं भी रहे तो हम तो लिख ही सकते हैं। तुम नहीं लिखाएगा, तुमको लिखने के लिए थोड़ा सा चाहिए। मोबाइल का ऐसे चला करके वीडियो है, वीडियो हाँ वो हो गया सर, इतना लिख के देते हैं आपकी। हो गया चिल्लाता है। इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाए, है ना। लगे जाए देखिए बेटा ना, चलिए क्वेश्चन है, फटाफट नहीं तो क्वेश्चन है कैलकुलेट the number of gram atoms or moles in the following. पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला बनाना है 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम। दूसरा बनाइए 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम। यही है। आप जल्दी इसका सॉल्यूशन करें फटाफट। वन पॉइंट तक बन गया। पहला हो जाएगा क्या, इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का वेट दिया, गिवन वेट 1.15, बाई एटॉमिक वेट कितना 23 से भाग दीजिए जल्दी। और दूसरा समझ लीजिए
number of gram atoms of helium, ये 80 मिलीग्राम है। तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है ना। तो बताइए 80 मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में पहले चेंज कर लीजिए, 80 बटे 1000 कर लीजिए, है ना। तो कितना आएगा 0.08, इसका 4 होबे करता है तो ये 0.02 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये इतना हो जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आपसे निकालने बोला जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न में 7.35 ग्राम ऑफ H2SO4 और एक में दिया है 18 ग्राम ऑफ H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। उम्मीद है कि बन गया होगा। तो पहला है नंबर ऑफ ग्राम molecules, number of gram molecules of H2SO4, वेट दिया है 7.35 और 98 मोलेकुलर मास से बात कर लीजिए, हो जाएगा, है ना। molecules of H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है, ये 18 ग्राम है। इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 2 और 12 गुना 24 और कितना हो जाएगा, तो चौका 64, ये 4 92, 4 4 8 है, 2 10 ना, और 6 2 8 है, 90 हो जाएगा। 90 से भाग दे दीजिए, 18 5 90, 1/5 ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। क्वेश्चन निकालिए। और एक है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम आयन। Hormones in the following, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है 9 ग्राम ऑफ NH4 प्लस और 21 ग्राम ऑफ N3 माइनस एजाइल आयन। फटाफट फटाफट फटाफट।
गया। अब केवल यहाँ बदलाव क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस ऑफ NH4 प्लस इक्वल टू 9/18, 9 गुना 18, 0.5 मोल आयंस ऑफ, देखिए N3 माइनस, ये एजाइड आयन है, N3 माइनस ये 21, आई देखो 14 तिया 42, नाइट्रोजन का 14 होता है ना, 14 तिया 42, तो 21 गुना 42, इसका भी कितना आ गया 0.5। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मोलर मास पढ़ेंगे। हम मोलर मास पढ़ाने के बाद हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में प्रवेश करेंगे, है ना। मोलर मास पढ़ा के और क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारा, फिर आगे हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम